Hello everyone, I am Oshin Sharma and welcome back to the new series of Himachal Administrative Services. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि that my next video would be about decoding the mains syllabus. Mains is the USP to clear this exam and come out with flying colors. Let us understand कि mains का जो एग्जाम है वो क्या है, वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है and what are its parts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने प्रीलिम्स के बारे में बात की थी कि प्रीलिम्स में लगभग 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 क्वेश्चंस जीएस के और 100 क्वेश्चंस जो है वो एप्टीट्यूड के आते हैं. जो एप्टीट्यूड पार्ट है यानी जो सेकंड पेपर होता है जो कि शाम के समय होता है, दैट इज द क्वालिफाइंग ओनली. एंड जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपको स्कोर करना होता है. जितना आप स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि आप जो है अपनी मेरिट लिस्ट में जो है अपना जो नाम है उसको पक्का कर लेते हैं. जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उसका जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड मेंस. मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, फिनिशिंग योर आंसर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और क्वालिटी आंसर्स लिखना जो है वो मेन की यूएसपी है. मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मेंस के कौन कौन से कंपोनेंट है और फिर एक एक करके आराम से बात करेंगे. सबसे पहले मैं मेंस में बता दूं जो आपके जो पेपर होते हैं, जैसे कि सबसे पहले एसए का पेपर होगा, उसके बाद आपका जो कंपल्सरी पेपर्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, उसके बाद जनरल स्टडीज 1, देन जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड फाइनली आपका ऑप्शनल का एग्जाम होता है एक दिन में. और ऑप्शनल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है और एक आफ्टरनून में होता है. तो आप देख सकते हैं लगभग 6 दिन का प्रोसेस होता है. यूजुअली जैसे मैंने 2 बार एग्जाम्स दिया है तो 6 दिन आपके लगातार पेपर होते हैं और एक दिन आपको छुट्टी मिलती है ऑप्शनल के लिए और 7वें दिन आपका जो पेपर है ऑप्शनल का वो हो जाता है और यू आर डन विद योर मेंस. लेट अस अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जनरल स्टडीज 1 क्या है और ये यूपीएससी से कैसे सिमिलर है. अगर मैं जीएस 1 के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ जो है दैट इज योर हिस्ट्री. हिस्ट्री में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद हिस्ट्री. इसमें मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से सिलेबस को समझने की कोशिश करूंगी. सबसे पहला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चरल हेरिटेज. फिर है लिटरेचर एंड आर्ट्स. इसमें जो लिटरेचर और आर्ट्स का कंपोनेंट है वो एंशिएंट इंडिया से लेके आपका मॉडर्न 1947 तक का पूछा जाता है. फिर वी हैव इसके अगर मैं सब कंपोनेंट्स बोलूँ तो इसमें किस तरह के टॉपिक है, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर, देन वी हैव स्कल्पचर आर्किटेक्चर, देन वी हैव स्कूल ऑफ पेंटिंग्स. इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जैसे कि महाबलीपुरम पे भी जो क्वेश्चन आया था, बिकॉज दैट इज अ स्कल्पचर आर्ट. ये आपका नरसिम्हा वर्मन राव के समय बना हुआ टेम्पल है और स्कल्पचर आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है, तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है. ये आपका यूपीएससी में भी पूछा गया है, इसीलिए हिमाचल में भी जीएस पेपर 1 के कंपोनेंट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया है हिमाचल का जो एचएस है और यूपीएससी जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं. स्कूल ऑफ पेंटिंग, आप बहुत बार ये क्वेश्चन देखेंगे स्कूल ऑफ पेंटिंग में, जैसे कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बशोली का पूछा जाता है, गुलेर का पूछा जाता है या कई बार मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को भी इसमें पूछा जाता है. तो यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग और एचएस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि किसी की हॉबी है पेंटिंग तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल ही लाजमी है, क्योंकि मेरी जो हॉबी थी दैट वाज पेंटिंग. तो मुझसे गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में इंटरव्यू में पूछा गया था. तो आप देखेंगे कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप होलिस्टिक तैयारी करते हैं, आपको इंटरव्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है देन डेफिनेटली यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन सर्वाइविंग इंटरव्यू. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉडर्न इंडिया है. मॉडर्न इंडिया में जो की पॉइंट है दैट इज द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम स्ट्रगल में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं. गॉन आर द डेज जब सिंपल क्वेश्चन पूछा करते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है या क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है. अब आप देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है. पिछली बार भी आया था कि हाउ इज कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग द पार्टीशन और वी कैन से दैट व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन. कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो कांग्रेस मजबूर हो गई एंड टाइम पे आते आते कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ा. सो ये रीजंस आप तभी लिख पाएंगे जब आप एनालिटिकली सोचेंगे. मैं अभी सोर्सेज के बारे में बात करूंगी, पर मैं स्पेसिफिक सोर्स के बारे में आपको एक बात बता दूं. स्पेक्ट्रम से मेंस की आंसर राइटिंग आप एक्सपेक्ट ना कीजिए.
स्पेक्ट्रम इज ओनली फॉर प्रीलिम्स एंड दैट इज ऑल्सो, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए यूपीएससी के, तो भी आप मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व नहीं कर पाएंगे. स्पेक्ट्रम इज जस्ट अ स्टैंडर्ड बेस बुक, नथिंग मोर देन दैट. तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है. आपने जब आंसर लिखना है मॉडर्न इंडिया का, तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने उसको एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942. तो आप वहाँ पे सिंपली ये नहीं लिखेंगे कि ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं. आप वहाँ पे ये भी ऐड करेंगे, एक वैल्यू एडिशन करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था, कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया तो उसका आफ्टर मैथ क्या था, एंड उस आफ्टर मैथ वॉज हाउ इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू गेट इंडिपेंडेंस. तो उसका इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में क्या इंपॉर्टेंस रहा, और क्योंकि 1942 एक सबसे बड़ी घटना थी ये, और 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो इसका क्या इम्पैक्ट है, ये आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा. तो इस तरह का आंसर जब आप लिखेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 8 मार्क्स के आंसर में कुछ मिलेगा. अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि जी ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया. लेकिन अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू हैव टू थिंक 360 डिग्री. नेक्स्ट जो इसमें आता है हिस्ट्री में ही, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री. देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैं आपको बात करूं, तो जिनका तो ऑप्शनल हिस्ट्री है वो तो कभी भी इसको जीएस के लिए नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज उनको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. हिस्ट्री में जो मेजर वर्ल्ड हिस्ट्री के कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है. देन वी हैव फैशिज्म, यानी कि जैसे जो पॉलिसीज थी आपकी, हिटलर की पॉलिसी थी या मसूलिनी की पॉलिसी थी इटली को लेके, these were the policies of fascism. Then we have socialism, बहुत important topic है, and decolonization important topic है, nationalism बहुत important topic है. तो ये world history के कुछ गिने चुने topic है. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपने सिलेबस के कीवर्ड को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने अपने सिलेबस के कीवर्ड पे ही आंसर्स प्रिपेयर कर लिए तो आपका मोर देन 80% आई एम सेइंग कि आपका जो सिलेबस है मीन्स के लिए वो तैयार हो जाएगा. अब इन्हीं के सोर्सेस के बारे में बात करते हैं. अगर मैंने कल्चर कहा कि इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इसके लिए आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं. रेड कलर की किताब है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. अगर आप इसको और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. अगर स्कल्पचर आर्ट आता है तो आपको बनाना पड़ेगा. नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में टेम्पल में आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा कि नगर में क्या क्या होता है, शिखर होता है और शिखर है, देन एक्सेट्रा. एंड देन सेकंड अगर मैं बताऊं तो द्रविडियन स्टाइल में आपको बताना पड़ेगा कि टॉल गेटवेज हैं, गोपुराम है, एंड योर वेरियस अदर फैसेट्स. माय पॉइंट इज कि आपको वहाँ पे डायग्राम जो है वो डालना ही पड़ेगा. डायग्राम के बिना आपका जो आंसर है वो अधूरा है. तो इसके लिए आप एनसीईआरटी 11th एंड 12th. देन वी हैव नितिन सिंघानिया. नितिन सिंघानिया इज अ स्टैंडर्ड बुक फॉर कवरिंग कल्चर, बोथ फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर एचएस. एंड साथ ही में अगर मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करूं तो मॉडर्न इंडिया को अगर आप थर्डली पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है, जो बच्चे मान लीजिए कि 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बिपिन चंद्रा एक बार जरूर पढ़ लें. आपको एक बड़ा अच्छा सा जो एक वैल्यू एडिशन है अपने आंसर में दिखने को जरूर मिलेगी. और साथ ही में आप विजन के मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हैं. पीडीएफ पढ़ी हुई है मॉडर्न इंडिया के लिए. अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना है, सिर्फ जीएस के लिए करना है, तो दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मेरा जो एकमात्र सोर्स रहा है दैट इज मृणाल के वीडियो लेक्चर्स हैं. इससे पहले कि वो रिमूव हो जाएं या कहीं चले जाएं, मेरी आप लोगों से एस्पिरेंट्स इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप फटाफट जाके मृणाल के वीडियोस को देख लें, और समय लगता है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा सा करने की कोशिश करें, और उसके नोट्स बना सकते हैं आप. मृणाल ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है. ये चीज़ ऑप्शनल है. अगर किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है देन डेफिनेटली ही और शी शुड गो फॉर मृणाल की वीडियोस. वो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी बना के पढ़ाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार पढ़ेंगे आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से वर्ल्ड हिस्ट्री को. तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री वहाँ से पढ़ सकते हैं. एक सुचेता मेनन की भी किताब थी, बट अगेन दैट इज़ फॉर ऑप्शनल. हम इतना ज़्यादा इसको नहीं इतना सा डाइवर्सिफाई करेंगे. ठीक है, एज आई सेड, अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए एंड रिवाइज देम ऑफन.
नेक्स्ट अगर मैं हिस्ट्री में हिमाचल हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो जो वहाँ पे इमर्जेंस ऑफ मिडीवल स्टेट्स है, कुल्लू है, कांगड़ा है, चंबा, ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा जो है वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में साफ साफ लिखा है, यू डोंट हैव टू स्टडी सारा का सारा किन्नौर की ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यू डोंट। वाई? क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल पिन पॉइंट मैंशनड है कि यू हैव टू डू कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, ये इनके बारे में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। भूरी सिंह के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, आपने देखा होगा। साथ ही में गोरखा और जो हिल स्टेट्स का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहा, इसमें आपको ये जानना जरूरी है। सिखों का रिलेशन हिल स्टेट्स के साथ कैसा रहा, ये भी आपको जानना जरूरी है। इमर्जेंस ऑफ प्रजामंडल, जो कि प्रजामंडल ने ही ऑफकोर्स कांग्रेस की नींव रखी यहाँ, इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। किस तरह से उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन किया सेटअप का, वो जानना बहुत जरूरी है। और आंसर लिखना इसमें आपको आना चाहिए। मैं इसमें आपको एक सोर्स बताती हूँ। एक सोर्स सबसे पहला आप बता सकते हैं, निधि सोनी की बुक आती है, वहाँ पे ये मेंशन है, ग्रीन कलर की बुक है, उस पर लिखा है कंप्लीट एनालिसिस फॉर एचएस। जब मैं 2019 में जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, और जब मैं वीडियो सेलेक्ट हुई थी तो मेरे पास हार्डली 2 से 3 महीने थे। रीज़न बीइंग 2019 में मैंने 3 मेंस लिखे। मैंने अलाइड का मेंस लिखा, ऑफकोर्स वो नहीं हुआ, उसमें मैं हिंदी में रह गई। फिर उसी के अगले महीने सितंबर का महीना था और मेरे 2 मेंस थे। एक मेरा मेंस एचएस का मेंस था और मेरा यूपीएससी का मेंस था। 15 दिन मैं इसमें बिजी रही, 15 दिन मैं यूपीएससी के मेंस में बिजी रही, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। हिमाचल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कवर करने के लिए जो उस वक्त मैंने एकमात्र सोर्स यूज़ किया वो मैंने निधि सोनी की बुक को यूज़ किया। और मैंने मैम से जब बाद में मैं सिलेक्शन के बाद मिली तो मैंने मैम को क्रेडिट भी दिया, और मुझे याद है मैम की आंखों में आंसू आ गए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन, बिकॉज समवेयर यू नो एवरीवन इज पुटिंग देयर हार्ड वर्क एंड व्हेन इट पेज ऑफ सो इट फील्स वेरी वेरी गुड। तो मैम की आंखों में जो आंसू थे उस बात का कहीं ना कहीं वो चीज़ थी कि ऑफकोर्स शी हैज़ ऑल्सो पुट great efforts in compiling that book. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक बीए जो आज के स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए बीए के सेकेंड या फर्स्ट ईयर के नोट्स हैं, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा है वो फर्स्ट है कि सेकेंड है। आप फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए और सिलेबस को मैच कर लेना। शायद बीए सेकंड ईयर के नोट्स हैं, वो मुझे किसी ने दिए थे और मैंने उनको फोटोकॉपी करा लिया था। वो बहुत बढ़िया है हिमाचल के इस वाले कंपोनेंट को कवर करने के लिए। जैसे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं कि सनात सिस्टम क्या है, बेठू क्या है, रीत क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं वो उसमें बहुत अच्छे से गिवन है। ये निधि सोनी में भी गिवन है। बट आप क्या कर सकते हैं, एक बार इन दोनों सोर्सेज को पढ़ लेंगे, बीए सेकेंड ईयर के नोट्स और ये वाली किताब, तो आपका वो चीज़ जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी। अब इसको आप और कैसे रिफाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस बार क्योंकि मेरे पास 2021 के बारे में बात करूं तो मेरे पास 2020 के बारे में बात करूं सॉरी, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। और क्योंकि मैं ऑफ कोर्स आई वाज वर्किंग एज बीडीओ इन नगरोटा सूर्या, मेरे पास 1 मंथ था और उस 1 मंथ में मैंने जो टेस्ट सीरीज फॉलो की थी वो मैंने सिविल स्टाफ हिमाचल की थी। विनय सर ने मुझे कहा था, ओशन ये हमारी टेस्ट सीरीज है, तेरे पास समय नहीं है, यू टेक दिस बंडल एंड टेक्निकली इसको रट्टा मारना शुरू कर दे, क्योंकि मेरे पास इतना ही समय था। तो उस वक्त मैंने वो चीज़ फॉलो की सर की, एंड ट्रस्ट मी मेरे जो चीज़ें थी वो रिवाइज हो गई, क्योंकि 1 साल हो चुका था किताब को बिना छुए। और थोड़े टाइम में क्वालिटी मटेरियल पढ़ना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके सिलेक्शन में। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो ज़रूर यूज़ कीजिए, और एक बार आप सिविल स्टाफ हिमाचल की भी टेस्ट सीरीज को ज़रूर देखें, बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी मटेरियल एंड अफोर्डेबल ऑल्सो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट हिस्ट्री इज डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव डिजास्टर एंड ज्योग्राफी। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन वी आर लिविंग इन द कोविड टाइम्स, तो ये खुद एक डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोबारा से इस साल के लिए 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको सोर्सेज बताती हूँ। साथ ही में जैसे इसमें स्ट्रेट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लैंडस्लाइड क्या होता है, या फ्लड्स क्या है, या क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बिकॉज क्लाउड बर्स्ट हुए थे तो उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। तो डिजास्टर और करंट कहीं ना कहीं जो है वो इंटरलिंक्ड है। डिजास्टर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए उसमें टॉपिक दिया हुआ है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, या फिर मैं कहूँ हेजार्ड क्या होता है, डिजास्टर और हेजार्ड में क्या डिफरेंस है, या हेजार्ड या वल्नरेबिलिटी में क्या अंतर है। इन कीवर्ड्स को देखें, आप ऑनलाइन सर्च कर लें, आपके पास ऑनलाइन मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं गूगल पे बिल्कुल अवेलेबल है। मैंने वहीं से नोट्स बनाए थे, मैंने डिजास्टर के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ फॉलो नहीं की हुई है। फाइन।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पहले हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी है, जैसे कि पॉपुलेशन, डिविडेंड है, सेटलमेंट्स है। पिछली बार भी एचएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइप ऑफ सेटलमेंट्स को मेंशन कीजिए। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रीड इट सुपरफिशियली। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप चाहते हैं कि आपका बेस रिफाइन हो जाए तो आप 9th और 10th की भी पढ़ सकते हैं। बट स्टिल आई वुड से 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज है। 2 किताबें 11th की हैं, 2 किताबें 12th की हैं। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में आप हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जब टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज को एक बार आंसर पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहा है कि मॉनसून पे क्वेश्चन आ गया है, तो मॉनसून पे क्वेश्चन आ गया है तो आपने एक बार टेस्ट सीरीज में पढ़ लिया, एनसीईआरटी में जाके पढ़ लिया, और एनसीईआरटी में कोई वैल्यू पॉइंट लगा तो वहां पे कर लिया। अगर एनसीईआरटी में मैप गिवन है तो मैप जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए जब आप मॉनसून पे आंसर लिखते हैं अपनी आंसर शीट में, मान लीजिए कि 8 नंबर का आ गया, तो अगर आपने वहां पे मैप नहीं बनाया है और मैप बना के विंड्स की डायरेक्शन जो है, साउथ ईस्ट मॉनसून की डायरेक्शन आपने नहीं गिवन की है, तो वहां पे एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा आपको नंबर देने में संकोच जरूर करेगा। बट अगर आपने वहां पे प्रॉपर मैप बनाया है, विंड की डायरेक्शन भी बनाई है, तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपका आंसर भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो उसको इतनी जल्दी जल्दी चीज़ों को रीड करना और इतने सारे पेपर्स चेक करने हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं बोलेगा फाइन, बच्चे को पता है कि विंड्स की डायरेक्शन किस तरफ से जाती है, मॉनसून के लिए क्या इम्पैक्ट है, क्या फैक्टर्स हैं, तो वो हो सकता है आपको वहां पे ज्यादा मार्क्स दे दे। तो ज्योग्राफी में बहुत जरूरी है कि आप जो डायग्राम है उसको जरूर बनाएं। स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, ड्रेनेज पे क्वेश्चन आ जाता है, रिवर रिजीम पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये फैक्चुअल है। अगर मैं हिमाचल की ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, स्टिल माय सोर्स वुड बी एक निधि सोनी। सेकंड, देखिए पिछले साल निधि सोनी की बुक थी, तो पिछले से पिछले साल, तो लास्ट ईयर जो है वो जोग्टा मेंस की भी किताब मार्केट में आई है, मैंने उसको भी खरीदा था, मैंने उसको भी रीड किया। वो निधि सोनी में ही मुझे वैल्यू एडिशन लगा। इतना कुछ मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से है, बट क्योंकि निधि मैम ने वो किताब अच्छे से लिखी हुई है, तो उसमें वैल्यू एडिशन करके ही जोग्टा वालों ने भी जो है वो उसमें अपनी किताब लॉन्च की है। बट स्टिल कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा ऐड करते हैं हम ईयर टू ईयर, क्योंकि करंट भी ऐड होता है, तो आप जोग्टा मेंस को भी हैंडी रखें और उसमें से भी आप ज्योग्राफी का जो कॉम्पोनेंट है वो कर सकते हैं। हिमाचल ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि given the topographical and altitudinal differences, कितने एग्रोक्लाइमेटिक या कितने आपके जो ज्योग्राफिकल जोन्स हैं हिमाचल में पाए जाते हैं, या शिवालिक पे क्वेश्चन आ जाएगा, या दून्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर GS1 में इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर GS3 में भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री GS1 में इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री GS3 में भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप हाइड्रो पावर का भी जो टॉपिक है यहाँ से प्रिपेयर करके रख लें। निधि सोनी की किताब में हाइड्रो पावर इज ब्यूटिफुली गिवन, सो प्लीज डू रीड दैट। सेम गोज फॉर इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छे से दिया गया है। टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आप टेस्ट सीरीज को तो ज्वाइन करें, क्योंकि उसके बिना जो है वो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें तीसरा जो आ जाता है दैट इज सोसाइटी। सोसाइटी है, देन वी हैव द गांधीयन थॉट एंड एथिक्स। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी यहाँ पे जो एचएस में है और जो सोसाइटी यूपीएससी में है बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो उसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, बट क्योंकि मेरा जो ऑप्शन था वो हिस्ट्री था, तो मुझे सोसाइटी के सेपरेट नोट्स बनाने पड़े। सोसाइटी में भी सेम बात है दैट आई हैव बीन रिपीटिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू मिनट्स, दैट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो कीवर्ड्स हैं उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। पहला है टॉपिक सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन एज इन फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये जो टॉपिक्स हैं आपको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैं सोसाइटी के लिए जो है स्लीपी क्लासेस को भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि स्लीपी क्लासेस के भी जो सोशियोलॉजी के छोटे छोटे नोट्स हैं वहाँ पे आप यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल फैमिली सोशियोलॉजी यूपीएससी, तो वहाँ पे टॉपिक आ जाता है फैमिली का, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सर ने बहुत, शेखर सर हैं, ही यूज्ड टू टीच अस एंड ही इज़ अ वंडरफुल गाय, तो आप वहाँ से भी जो है स्लीपी क्लासेस से भी जो है अपने नोट्स जो है बना सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो नेक्स्ट अगर बात करूँ, जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसे टॉपिक है, ये भी वहाँ पे गिवन है। विमेन एम्पावरमेंट एज इन विमेन सेफ्टी, लॉज फॉर विमेन इन इंडिया,
ठीक है, इसमें सारे टॉपिक कवर होंगे, चाहे वो सबरीमाला इशू आता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक इशू आता है, चाहे वो अडल्ट्री का इशू आता है, ये सारे टॉपिक्स जो औरतों से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो इसमें जो है सोसाइटी में कवर होंगे। चाइल्ड राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है कि चाइल्ड लेबर पे आप जो है अपना आंसर लिखिए या चाइल्ड राइट्स क्या है इंडिया में, तो इस पे भी जो क्वेश्चन है वो बनता है। देन अगेन कि क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं फॉर SC/ST की अपलिफ्टमेंट के लिए, या डिसेबिलिटी जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए क्या है। तो ये जो आपके नोट्स हैं वो UPSC और HS दोनों के लिए सेम बनते हैं सोसाइटी के नोट्स। मैंने तो एक ही नोट्स बनाए हैं, मैंने इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मैं वैल्यू एडिशन करती रही। जैसे डिसेबिलिटी पे टॉपिक दिया है तो डिसेबिलिटी को मैंने करंट अफेयर है, मैंने ऑनलाइन जाके सर्च किया और मैंने एक पेपर पे लिख लिया, दिस इज मेरा जो टॉपिक है दैट इज डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आ जाता है, 2016 का एक्ट आ जाता है, फिर उसमें और अमेंडमेंट्स हुई, उनके और क्या राइट्स बढ़ाए गए वो। देन सर्टन चैलेंजेस कि भाई अभी भी डिसेबल लोगों के जो है वो इस तरीके से देखा जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है पब्लिक प्लेसेस पे। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आई, स्कीम्स लाइक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लेकर आई, या जो हमने टर्म ही दे दिया, दिव्यांग टर्म दे दिया। तो ये इस तरीके से चीजें आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप ऑनलाइन जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। स्पेसिफिकली करंट अफेयर को इसमें बिल्कुल जरूर ऐड कीजिए, दैट विल एम्पलीफाई द ब्यूटी ऑफ योर आंसर्स, बिकॉज सोसाइटी इज समथिंग जो आपका पर्सपेक्टिव दिखाता है, ठीक है। तो ये आ जाता है। एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे इफ यू आर राइटिंग आंसर्स अबाउट वुमेन, डू मेंशन कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है इंडिया में, या इंडेक्स क्या है। इन आंसर्स से या इन चीजों से क्या होगा कि एग्जामिनर की नजर जब उन आंसर्स पे जाएगी, सो दैट विल एक्चुअली फेच यू गुड मार्क्स। क्योंकि बाकी सब लिखेंगे कि इंडिया में वुमेन की क्या कंडीशन है, क्या है, बट इफ यू आर राइटिंग स्पेसिफिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, या फिर आप मेंशन कर रहे हैं कि इस तरह के इंडेक्स में इस तरह का वुमेन का ये कंडीशन है, तो वहां पे जो नजर आता है एग्जामिनर को, वो ये नजर आता है कि इस इंसान ने जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, एंड ही डिजर्व्स गुड मार्क्स, ही और शी डिजर्व्स एक्सीलेंट मार्क्स। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूंगी एथिक्स के बारे में। अभी मुझे एक क्वेरी आई थी यूट्यूब पे कि मैम एथिक्स के लिए नोट्स बनाए। UPSC मेंस जो मैंने 2019 में दिया था, उसमें मेरा जो स्कोर रहा है एथिक्स में वो काफ़ी अच्छा रहा है, दैट वाज 120+। और ये मैं एट्रीब्यूट करती हूँ, ये मैं अगर किसी को क्रेडिट देना चाहती हूँ, सो दैट इज एक मिंत्रा IAS की बुक है। आई हैव अ फ्रेंड इन साउथ इंडिया एंड he referred that book to me कि ओशन you should actually read it। बहुत प्यारे नोट्स है मिंत्रा IAS के, अगर आपको मिल सकते हैं ऑनलाइन तो आप जरूर दिल्ली से भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक थोड़ी सी भारी भरकम बुकलेट है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC देन यू शुड एक्चुअली रीड इट। और HS में भी उसमें से वैल्यू एडिशन हो सकती है। अगर मैं एथिक्स के बारे में बात करूं तो एथिक्स में निधि सोनी जो है वो एक स्टैंडर्ड सोच में मानती हूँ। साथ ही में सिविल स्टाफ हिमाचल की टेस्ट सीरीज में से भी मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल गए थे। जैसे कि स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ रहा है कि गांधीयन थॉट बताएं क्या है, या गांधी की फिलॉसफी क्या थी रिलेटेड टू ट्रुथ या रिलेटेड टू नॉन वायलेंस, सर्वोदय का कंसेप्ट क्या है, या गांधी जो है वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को किस एंगल से देखते हैं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कैसी है, कई लोग कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, जैसे कि हम एक सेक्युलर स्टेट के बारे में बात करते हैं। बट गांधी की जो फिलॉसफी थी वो बहुत खूबसूरत थी। गांधी यूज्ड टू से कि रिलीजन और पॉलिटिक्स कभी भी अलग नहीं हो सकते। पॉलिटिक्स की खूबसूरती और रिलीजन की खूबसूरती जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे को निखारती है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ गांधी। ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? अगेन मैंने ये टेस्ट सीरीज में से पढ़ा है, कुछ ऑनलाइन जाके मटेरियल मैंने पढ़ा है, और मैंने इन सबको पढ़ने के बाद एक जगह अपने नोट्स जो है वो रिफाइन कर लिए, और आज के बाद मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो मेरे 2019 के नोट्स थे वही मेरे 2020 में एग्जाम में मैंने नोट्स को यूज़ किया है। सिर्फ मैंने इनको टेस्ट सीरीज से एम्पलीफाई किया, या कोई करंट मटीरियल था तो मैंने ऑनलाइन जाके सर्च कर लिया। इसीलिए न्यूज़पेपर्स आर वेरी वेरी हैंडी, आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि बेशक आप न्यूज़पेपर में से नोट्स ना बनाएं, कोई चीज़ आपके दिमाग में जब एक बार आ जाती है तो वो स्टे करती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो।
इसमें एथिक्स में कोर वैल्यूज है, देन गवर्नेंस है, द कंसेप्ट्स लाइक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, देन ऑब्जेक्टिविटी, ये सब के सारे टॉपिक्स जो हैं आपको निधि सोनी में मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे सिविल स्टाफ हिमाचल की। और करप्शन के भी टॉपिक हैं, तो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं आप एक बार मिंत्रा IAS के भी नोट्स जरूर पढ़ें। आई एम पर्सनली रेफरिंग टू यू। अगर नहीं मिलते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई कैन शेयर माई मटीरियल विद यू इन माई अपकमिंग वीडियोज। सोसाइटी ऑफ हिमाचल के बारे में बात करते हैं लास्ट में। ये लास्ट पार्ट है आज GS 1 का। तो इसमें स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, जैसे कि राइट डाउन अबाउट द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल एंड कस्टम्स क्या है, जैसे कि टाइप ऑफ मैरिजेस क्या है लाहौल में, किन्नौर में, या शॉर्ट नोट आ जाएगा 4 नंबर का कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, कि जैसे कुल्लू नाटी का रिकॉर्ड बना था कुछ साल पहले, तो उस पर स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया था। और साथ ही में इसमें पेंटिंग्स में क्वेश्चन आ जाता है, देन ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ जाता है, आपकी अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, स्वांगलाज हैं एंड गद्दीज हैं, इन पे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाता है, किनशिप पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखेंगे कि सोसाइटी जो हमने पहले बताया और सोसाइटी ऑफ हिमाचल इंटरलिंक्ड है। इसके लिए भी जो सोर्स है वो ऑफ कोर्स निधि सोनी है, जोगटा मेंस वाली जो किताब आई है नई, आप उसको भी एक बार रीड कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली है ही। ये मैंने काफ़ी वाइड था ये, तो मैंने थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की है। मेरे इस वीडियो में जो है वो GS 1 ही कवर हुआ है। GS 1 का सिलेबस मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आंसर राइटिंग का जो आर्ट है, बिकॉज बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करें। देखिए, जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो मैंने 2016 में जब शुरू की थी तो मैंने कभी भी आंसर राइटिंग नहीं करी। इनफैक्ट 2017 तक आते आते 1 साल हो गया था, मैंने कभी भी आंसर राइटिंग नहीं की, जो मुझे लगता है ठीक है। क्यों? क्योंकि आई वॉज सो बिजी इन ग्रास्पिंग कि व्हाट इज UPSC, बेसिकली ये किताबें हैं क्या। मुझे बुक्स पढ़ने में मज़ा आता था, मुझे क्लासेस लेने में मज़ा आता था, और आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव इन माई क्लास। माई टीचर्स यूज्ड टू से कि ओशन हाउ डू यू रिमेंबर सो मेनी फैक्ट्स एंड फैक्चुअल्स। उसका रीज़न ये था कि मैं क्लास के एक दिन पहले ही, फॉर एग्जांपल अगर सर ने कहना है कि कल बुद्धिज्म पढ़ने जा रहे हैं, सो आई यूज टू रीड इट बैक। मैं पहले उसको पढ़ लेती थी, जितना मेरी समझ आता था, ठीक है। अगले दिन क्लास में गए, एक बार सर ने समझा दिया, और तीसरी बार रिविजन। सो दिस इज हाउ आई यूज टू रिवाइज एवरी सिंगल टॉपिक 3 times। दिस इज द रीज़न कि मुझे आज भी 2016 के जो फैक्ट्स हैं जो क्लास में करवाए गए थे वो आज तक याद हैं, और वो चीज़ मैं अपने आंसर राइटिंग में जो है वो करती रहती हूँ, एंड आई थिंक वो वैल्यू एडिशन ज़रूर देती है। यही रीज़न रहा कि 2019 में भी हिमाचल के जो मेंस में और इस बार भी जो मेरा स्कोर आया है GS में वो काफ़ी अच्छा आया है, सेटिस्फैक्ट्री आया है आई वुड से। और आंसर राइटिंग एक्चुअली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पर आप आंसर राइटिंग तब करें जब एक बार आपका GS का जो सिलेबस है, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप ख़त्म कर चुके हैं, और जिस दिन आपका एग्जाम पास आ रहा है, या मान लीजिए आपके एग्जाम को अब रह गए हैं 4-5 महीने, तो अगर 4-5 महीने एग्जाम को रह गए हैं तो आप टेस्ट सीरीज जो है वो पढ़ना भी शुरू करें कि इस टेस्ट सीरीज में किस तरह से आंसर लिखा गया है, कंक्लूजन, बॉडी और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरह से मेंशन किया गया है, आप उसको कॉपी इमिटेट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए भी आप जो है फ्री upscmaterial.org पे टेस्ट सीरीज देखें आप मेंस की, कोई भी उठा ले, मान लीजिए आपने फोरम की उठा ली, उस पर एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए GS 1 का, आज एक बार जाके करिए। तो आप देखिए वहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है, वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वराजिस्ट। तो आप उसमें देखें कि पहले वो किस तरह से उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि स्वराजिस्ट बने कैसे, फिर बॉडी में आप जाके देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और फिर आप ये भी देखेंगे थोड़ा सा कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इनके इश्यूज क्या रहे, क्यों कांग्रेस से थोड़े बहुत अलग हो गए, या इनकी जो विचारधारा है वो क्यों थोड़ी सी अलग हो गई, और फिर भी जो कांग्रेस है इनको अपने क्या कहते हैं, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इन लोगों को न्यूट्रल रखा पूरी की पूरी प्रोसेस में। तो इस तरह से आप देखेंगे और एंड में कंक्लूजन देखेंगे कि दो कुछ फॉल्ट्स थी इनमें, लेकिन फिर भी इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आंसर को बहुत ही न्यूट्रल किया है, बिकॉज वी हैव टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पास्ट इन ऑल मैनर्स एंड ऑल वेज। तो आप कभी भी एक बड़ा ही कहते हैं ना उसको वन साइडेड ना हो जाए कि नहीं कांग्रेस ने गलत किया या स्वराजिस्ट ने गलत किया या मुस्लिम लीग ने बिल्कुल गलत किया। यू कैन नॉट राइट लाइक दैट। यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू बी बैलेंस्ड in your life as well, in your answers also.
सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट था. दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी वीडियोज आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप देख सकते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है. मैं आपको फिर बोलूँगी कि आप अपने सिलेबस की कॉपी को अपनी वॉल्स पे प्लीज़ लगा लें, क्योंकि जब तक सिलेबस का नहीं पता है तब तक मेंस जो है वो कभी भी क्वालिफाई आपका नहीं हो पाएगा. तो आज मेरी कोशिश थी कि GS1 को मैंने डिकोड करने की कोशिश करी. अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई सोच समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन श्योरली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट इज @oshin2139. और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरी आप सभी से ये दरखास्त है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ. और जो लोग बैकवर्ड एरिया में हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको गाइडेंस कोई नहीं है, तो ये मेरा इनिशिएटिव जो उनके लिए है. माई एम इज टू बिल्ड एन एजुकेशन कम्युनिटी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दिस इज माई स्मॉल बिड एज अ सर्विस टू द सोसाइटी. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.